प्रिय विद्यार्थियों, हम पुनः एक वर्ग में उपस्थित हैं। यह वीडियो वर्ग की श्रृंखला लगातार चल रही है और आज हम नाटक की चर्चा करने वाले हैं। यह नाटक क्या है, इसकी परंपरा क्या है, ये विधा अपने आप में कितनी खूबसूरती बटोर के रखती है। इसको एक विशिष्ट विधा के रूप में हिंदी साहित्य में पढ़ा गया है और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और इसकी कितनी विशाल परंपरा चल पड़ी कि आज तक यह नाटक की श्रृंखला चल रही है और यह नाटक विविध रूप ले चुके हैं। आज के समय में आप लोग सिनेमा देखते हैं, प्रेक्षागृह में जाते हैं और नाटकों को देखते हैं, तो इसके बहुत ही वैज्ञानिक रूप आपके समक्ष आ गए हैं। लेकिन इसकी यात्रा बड़ी रुचिकर रही है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने पंचम वेद के रूप में नाटक की रचना की थी, जिसको संस्कृत काव्य में रूपक कहा गया है। लेकिन यही रूपक आगे आकर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होता हुआ किस प्रकार हिंदी साहित्य में आता है और हिंदी साहित्य में की गद्य की विधा में इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। हालांकि यह विषय बहुत बड़ा है और इसमें एक से ज़्यादा वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हम स्वरूप एवं विधान की चर्चा अभी कर सकते हैं और बाद में इसकी श्रृंखलाओं की जब चर्चा करेंगे तो इसकी प्रवृत्तियों की चर्चा होगी और प्रवृत्तियों के आधार पर हम श्रृंखलाएं करते हैं, तो इसकी चर्चा हम अगले वर्ग में करेंगे। स्वरूप और विधान की सोचें तो इसका रूप कैसा है, किस रूप में यह प्रस्तुत होता है, इसमें पात्र होते हैं तो पात्र कैसे होते हैं, इसके तत्व क्या क्या होते हैं, मंच से इसका क्या संबंध होता है, विविध विधाओं से कैसे फ़र्क है इसमें, जैसे कि उपन्यास से नाटक कैसे फ़र्क में आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत आवश्यक है। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में नाटक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी बड़ी सुदीर्घ परंपरा है और यह परंपरा हमें ख़ास तौर से पीजी के विद्यार्थियों को इस पर प्रश्न बनते हैं और ऑनर्स में भी आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ते हैं तो इसके तत्वों का विश्लेषण आपको करना है। साथ ही नाटकीयता की दृष्टि से भी विश्लेषण करना पड़ता है और इसके पात्रों के भी खास विश्लेषण होते हैं, क्योंकि इसमें नायकत्व की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जब गद्य का विकास हुआ तो नाटकों ने पुरातन काल से आते हुए नए समय में कैसा रूप धारण किया था, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम यह सबसे पहले विलग करेंगे कि नाटक अन्य विधाओं से अलग कैसे है। यह इसलिए अलग है कि पुरातन काल में जो कुछ भी हुआ करता था काव्य हुआ करता था, यानी हमने पहले भी चर्चा की थी, आधुनिक काल से पहले सब कुछ गेय साहित्य था, गा सकते थे। तो गेय साहित्य था तो वो भी दो रूपों में था, उसको कहते थे श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी कविताएं या गीत जो गाए जाते थे तो गाकर सुनते थे, लिखित तो कुछ था नहीं, मौखिक ही था सब कुछ सुनकर हमारी परंपराओं में आ रहा है, तो हम उसको गाकर सुनाते थे। तो वो श्रव्य कला यानी कि सुन रहे हैं, उसको सुनकर चलने वाली परंपरा। और उसके बाद दृश्य काव्य, दृश्य वो भी काव्य है लेकिन दृश्य काव्य, देखने वाले काव्य, देख कर, जैसे कि मंच है, मंच पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है और उसको हम देख रहे हैं तो यह दृश्य, आँखों से काम ले रहे हैं तो वह दृश्य काव्य हुआ। तो यह दृश्य काव्य की परंपरा विशिष्ट इसलिए है कि यह एक ही ऐसी विधा है जिसमें विभिन्न कलाओं का समावेश है। आप देखते हैं उपन्यास है, उसको बैठकर एक ही आदमी पढ़ ले सकता है, लेकिन या फिर कविताएं हैं, कविताएं सुनी जा सकती हैं या पढ़ी जा सकती हैं या लिखी जा सकती हैं, या फिर अन्य जो भी विधाएं, कला की विधाएं हैं या कला के स्वरूप हैं, या मूर्ति कला या चित्रकला या स्थापत्य कला, जो भी कलाएं हैं या काव्य कला, सारी की सारी कलाएं आपको एक जगह दिख जाती हैं और वह है नाट्य कला। नाट्य कला के अंदर स्थापत्य भी है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिख रहे हैं तो बड़े बड़े भवनों की बात होगी, उसकी चर्चा होगी, फिर उसमें बहुत सारे मूर्तियों की चर्चा होगी, फिर उसमें चित्रकला भी आ जाएगी क्योंकि उस समय के चित्रांकन कैसे होते थे, या फिर काव्य गीत भी नाटक में होते हैं। तो नाटक में सारी कलाएं एक जगह उपस्थित रहती हैं और आनंद देती हैं, इसलिए विशिष्ट आनंद देती हैं। इसीलिए तो
तो देवता भी खुश हो जाते होंगे। देवताओं के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा ने पंचम वेद का निर्माण किया था। तो इस प्रकार यह एक विशिष्ट विधा है। और यह अलग कैसे है? जैसे कि कविता हम पढ़ते हैं तो हम एकांत में पढ़ के उसका रसास्वादन कर सकते हैं, लेकिन नाटक देखने के लिए या नाटक करने के लिए हमें सामाजिकता की आवश्यकता होती है। हमें बहुत सारे लोग होने चाहिए कि बहुत सारे लोग मिलकर इस नाटक को प्रस्तुत करते हैं। पात्र तो होते ही हैं, पात्र के साथ साथ आप देखिए कि मंच बनाने वाले लोग भी होते हैं जिनको मंच बनाना है। उसमें लाइट की व्यवस्था होती है, उसमें संवाद कहने के लिए बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि नाटक के लिए सिर्फ एक व्यक्ति काफ़ी नहीं होता या फिर एक रचयिता ही काफ़ी नहीं होता। उसको समग्र रूप से प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक साथ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको दर्शक भी तो चाहिए। मंच हो रहा है, कोई चीज़ मंचित हो रहा है तो उसको दर्शक भी तो चाहिए, और दर्शक भी प्रबुद्ध चाहिए। हालांकि दर्शक मिश्र होते हैं, यानी कि मिक्स होते हैं। उनमें हर तरह के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। तो सीधे सीधे जो पात्र होता है या फिर लेखक होता है उसको पता चलता है कि उसका लिखा हुआ साहित्य सफल है या असफल है, यह भी उसको साथ साथ पता होता चलता है। तो यह नाटक की बहुत खास विधा है। इसमें पात्रों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पात्रों में एक नायक होता है, एक नायिका होती है, फिर ढेर सारे अलग तरह के पात्र होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो कहानी और उपन्यास में भी पात्र होते हैं, लेकिन ये पात्र वाचाल होते हैं। वो मंच पर बोलते हैं और बोलते हुए उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का हम आकलन करते हैं। हमारे साथ जो अन्य विधाएं हम सिर्फ आँख से देख के पढ़ लेते हैं या फिर किसी से सुन लेते हैं, इसमें हमारे हर तरह से हम इसको इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उसको अगर हमें आंसू आ जाए तो हम तुरंत रो पड़ते हैं, हम तुरंत हंस पड़ते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम वाह वाह कर उठते हैं। तो हमारे अंदर शारीरिक चेष्टाएं भी बिल्कुल जागृत रहती हैं नाटक देखते समय। तो नाटक की ये विशिष्टताएं हैं जो इनको अन्य कलाओं से अलग करती है और बहुत ही मनोरंजक करती है। आज के समय में आप देखते हैं कि अलग अलग रूप में नाटक अपने वैज्ञानिक पराकाष्ठा पर हैं। जैसे कि सिनेमा का मंच, इसकी तो कल्पना ही, जो जहाँ भी कल्पना जहाँ तक जा सकती है वो उसको सफल कर देते हैं, वो वैसा बना लेते हैं। वैसे फोटोग्राफी हो जाती है, वैसे चित्रांकन हो जाते हैं, वैसे साउंड हो जाते हैं। तो बहुत ही आगे बढ़ी हुई वैज्ञानिक उपलब्धि है नाटक की। लेकिन प्रेक्षागृह में जो नाटक देखते हैं उसमें भी बड़ी तरक्की हुई है आज के समय में। लेकिन हम उन नौटंकियों को नहीं भूल सकते जिन नौटंकियों के आधार पर आज नाटक इतना विकसित हुआ है। छोटे छोटे गांवों में भी लोग नाटक करते थे, ज़्यादातर पौराणिक कहानियों को लेते थे और पौराणिक कहानियों को लेकर ये गांव वाले ही पात्र बनते थे। पहले महिलाएं नाटक करने के लिए आगे नहीं आती थी तो पुरुष ही महिला बन जाते थे, वो ही बालक बन जाते थे। और इस प्रकार मनोरंजन का एक ऐसा साधन था जो गरीबों को भी प्राप्त था और गरीब भी उसमें शामिल होते थे। खास बात यह है कि उनके लिए दूर की चीज़ नहीं थी, वह उसमें शामिल होते थे और शामिल होकर उसको प्रस्तुत करते थे। तो यह लोगों के हृदय में बसी हुई विधा है जो आधुनिक काल में आकर उन्हीं तत्वों के आधार पर, जिन तत्वों के आधार पर कहानी या उपन्यास रचे गए हैं, लगभग उन्हीं तत्वों के आधार पर, लेकिन एक तत्व इसमें बहुत खास है और वह है मंचन ना हो तो फिर नाटक नहीं है। हालांकि आगे जाकर प्रसाद जी से यह प्रश्न होता था कि आपके नाटकों में जो दृश्य विधान है वह इतना ज़्यादा बृहत है या फिर लेखकीय वर्णनों से भरा पड़ा है कि इसे मंचन करने में बड़ी असुविधा होती है। तो आपको नाटक लिखने में यह मंचन को दृष्टि में रखना होगा। लेकिन प्रसाद जी ने कहा था कि नहीं, हमारे दृश्य के हिसाब से आप मंच विकसित करें। और उनका वह स्वप्न साकार हुआ आज के समय में। और बिल्कुल
उस तरह के मंच बनने लग गए हैं। और मंचों में क्या कुछ नहीं है, जो सिनेमा में है आजकल मंच में भी दिखा देते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफी बड़ी अव्वल हो गई है और उसके तकनीक बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक हो गए हैं। तो इस तरह से मंचीयता ही एक विशिष्ट है। हालांकि इसमें देश काल का भी बड़ा महत्व है। जैसे कि आप कहानी की विधा में देखते हैं, शीर्षक हो, पात्र हो, कथोपकथन हो, भाषा शैली हो, उद्देश्य हो, लेकिन नाटक में देश काल का बहुत महत्व है। अगर देश काल का ध्यान न दिया जाए तो बहुत कुछ संभव नहीं है प्रस्तुत करना। अगर हम किसी पौराणिक कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमको वैसे माहौल बनाने होंगे, वैसा साउंड बनाना होगा, वैसे लिबास देने होंगे पात्रों को, और उसकी भाषा भी वैसी बनेगी। अगर हम मानस का चित्रण कर रहे हैं, रामायण के किसी पात्र को दिखा रहे हैं, तो हम आज के बच्चों की तरह जीन्स पहना के नहीं ला सकते राम को। तो राम को वैसा वस्त्र धारण करना होगा और वैसी भाषा भी ग्रहण करनी होगी, और तभी वह प्रस्तुतिकरण दे सकता है। तो नाटकों की यह विशेषता है कि हमें उसके अंदर बहुत प्रवेश करना पड़ता है और उसकी एक एक कण कण, रेशे रेशे में प्रवेश करना पड़ता है, तब यह विधा स्वरूप पाती है। तो ऐसे में जो तत्व बढ़ जाते हैं वह उसका मंचन और देश काल, भाषा शैली पर भी प्रभाव पड़ता ही है। वैसे तो भाषा शैली पात्रोचित होने ही चाहिए हर विधा में, लेकिन नाटक में यह खास रूप से है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि इसके भी तत्व शीर्षक है, कथा वस्तु है, पात्र है, भाषा शैली है, उद्देश्य है, और इसके अतिरिक्त देश काल है। देश काल महत्वपूर्ण ये है, और उद्देश्य तो हर विधा के लिए अनिवार्य है ही। तो इस रूप में हम देखते हैं कि वेद उपनिषद से होता हुआ, संस्कृत काव्य को समृद्ध करता हुआ, संस्कृत नाट्य विधा से भरा हुआ साहित्यागार है। इसके अंदर ढेर सारे नाटककार मिल जाते हैं, और उस से निकलकर हिंदी साहित्य में आता हुआ यह नाटक किस प्रकार अपने आप को समृद्ध करता है। और भारतेंदु से लेकर आज तक नाटक की जो श्रृंखला चली है आधुनिक काल में भी, वह कम विस्तृत नहीं है। तो हम जब इसके विकास की यात्रा करेंगे तो हम संपूर्ण विकास की यात्रा करेंगे, और हम देखेंगे कि आधुनिक काल में भी नाटकों का कैसा विकास हुआ है और यह किस रूप में आगे आता है, और वो पात्र कैसे आपके अंदर जीवंत हो जाते हैं। आप उन पात्रों के नाट्य के अनुसार अपने आप को कैसे, मुझे बराबर जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी का स्मरण होता है कि ध्रुव स्वामिनी में अलग अलग भाव को प्रस्तुत करने के लिए कितनी चुटीली चीज़ें रखी गई हैं। जब स्वयं में संवाद करता है, आत्मसंवाद, तो किस प्रकार करता है, या फिर व्यंग में कैसे बातें रखी जा रही हैं, संवाद करता है। जब एक सहनायिका अपने अंदर विचार मंथन में डूबी हुई होती है, वो कहती है, नायिका कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अब्रभेदी उन्मुक्त शिखर, और इन कोमल निरीह क्षुद्र लताओं और पौधों को इसके चरणों में लौटना ही चाहिए ना। कितना दर्द है ना। पता लगता है कि यह नायिका बहुत दर्द में है, और वह दर्शन की स्थिति में पहुंच गई है कि यह जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके चरणों में ये छोटी छोटी लताएं किस प्रकार लौट रही हैं। उसी प्रकार समृद्धि और ताकत से लोग इतने घमंडी हो जाते हैं, इतने अपने आप को समझने लगते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं उसके पाँवों में लताओं की तरह लौटते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे दार्शनिक चीज़ें संवाद के माध्यम से लेखक लिखा देता है। कुमार, मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा, तो फिर वही क्यों ना हो। मृत्यु के गह्वर में जाते हुए मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो फिर किस काम का। कितना व्यंग है ना इन पंक्तियों में। वह नायिका जब दुखी होती है, उसकी मौत का सामान जुटाया जा रहा है, उसे शक शिविर में भेजा जा रहा है, तब उसके अंदर कैसी पीड़ा है, जो पीड़ा इस व्यंग में उभर कर समक्ष आती है।
तो प्रसाद की तो बात ही अलग है। तो ऐसे ही विविध लेखकों की चर्चा हम करते रहेंगे और इन नाटकों की चर्चा करते रहेंगे। और ख़ास तौर से किसी बच्चे ने कहा था मुझे चंद्रगुप्त नाटक की चर्चा करने के लिए, तो मैं चंद्रगुप्त नाटक की चर्चा अगले वर्ग में करती हूँ। तब तक के लिए यह वर्ग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। आप इस मना भूमि में रहिए और इनसे संदर्भ में कुछ प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पर डालिए, हम व्हाट्सएप पर इसका जवाब देंगे। और अगले वर्ग में हम नाटक की विविध श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे। जो प्रवृत्ति, अभी हमने प्रवृत्ति की बात की, विविध संवादों को जो मुझे स्मरण रह गए पढ़ते पढ़ते, तो उनके कैसी अंदर प्रवृत्तियाँ, तो वही वीरता की प्रवृत्ति हो या श्रृंगारिक हो या कारुणिक हो, उस रूप में इनकी श्रृंखलाएं चलती हैं, या फिर ऐतिहासिक हो, भौगोलिक हो, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और नाटक का आनंद लेंगे। यह बहुत रुचिकर विषय है बच्चों, और मुझे तो आपसे जुड़े रहना और पढ़ते पढ़ाते रहना अति प्रिय है ही, आपको पता ही है। तो हम फिर अगले वर्ग में किसी अन्य विषय के साथ मिलेंगे और यह श्रृंखला जारी रखेंगे।